साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जैसा कि हम सीएसआईआर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, तो उसी क्रम में ये आपका कुछ और क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम जो है ये आपका सीएसआईआर नेट 2020 का एग्जाम है जो कि आपका नवंबर में कंडक्ट हुआ था। शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेंगी और आपको एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरीके से अगर हमें बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है तो भी हम कॉन्सेप्ट लगा के या थोड़ा-सा अपने ऊपर भरोसा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने उठाया है जो कि आपका इवोल्यूशन के अंतर्गत ये आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है? और ये आपका बेसिक है जहाँ पे स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट पे ये क्वेश्चन जो है वो आपका बेस्ड है। तो बेसिकली आप जब भी ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं, यूनिवर्स पढ़ते हैं, बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, मतलब जब भी आप कभी भी इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें इनिशियली आपको यही सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं कहूँगा, और मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन को मैं बोनस कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आपके लिए ये बोनस क्वेश्चन है 4 नंबर आपको पाने के लिए। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब इसमें मैं भी आपको दिखाऊँगा कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको बुद्धि नहीं लगाना है। अगर आपने बहुत बड़ी इवोल्यूशन भी करके नहीं गए हो और आपने सिंपल बेसिक एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कहीं बहुत दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है कि आपको बड़ी बुक देखने की आवश्यकता है। तो इस पॉजिटिव इंटेंट के साथ जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो भी टॉपिक्स हैं उनको छोटे लेवल से स्टार्ट करके बड़े लेवल तक जरूर जाइए। और अगर आप बड़े लेवल तक नहीं पढ़ सकते हैं, बड़े लेवल का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज आपको पढ़नी है। बड़े लेवल का मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज को, सपोज दैट अगर आपने उसको आप बहुत ब्रॉड लेवल पे हाई फाई बुक से, जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर की अगर मैं कहूँ तो वाटसन की बुक मेन मानी जाती है या लॉडिश है। तो अगर आप उस बुक को नहीं टच कर पा रहे हो तो कम से कम अगर आप इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, कुछ एफर्ट करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बेस किया गया है उसको समझते हैं। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि यू वांटेड टू कंडक्ट मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट एंड यूज्ड अ सिंपलीफाइड apparatus विथ टंगस्टन इलेक्ट्रोड। कहानी बताया है भाई, कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो कुछ आपको एक सेटअप चाहिए होगा। यू हीटेड द ग्लासवेयर एट 500 डिग्री सेल्सियस। अब ये सब जितना चीजों को मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि यही सब में नेक्स्ट टाइम पर भी अगर क्वेश्चन फ्रेम करना होगा तो इसी के आसपास आपको किसी दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। फॉर द 3 आवर्स टू रिमूव एनी ऑर्गेनिक कंटामिनेट, आपने गैसेस अमोनिया, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 को इंट्रोड्यूस किया है, फॉलोड बाय जेनेटिकली इलेक्ट्रिकल स्पार्क। तो विच ऑफ द इसेंशियल इंग्रेडिएंट डिड यू फॉरगेट टू ऐड? कहने का मतलब है कि अगर सिंपल सी कहानी, अगर ये इतनी दुनिया भर की गाथा ना भी गाते, सिर्फ इतना कह देते कि स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट को हम दोबारा रिपीट करना चाह रहे हैं और हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को डालना भूल गए हैं, तो बस मेरे को इतना बता दो कि उस कंपोनेंट का नाम क्या है। समझ रहे हैं? अब इसका आंसर कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले जो आपके लिए जो बहुत ही बेसिक है कि इन जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आपको ऑक्सीजन तो छूना ही नहीं है। अब आप कहोगे कि सर हम ऑक्सीजन को कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये आपको जब आईसीएमआर या डीबीटी के क्वेश्चंस मैंने कुछ सॉल्व कराए, अगर आप हमारे चैनल पे शुरू से बने हैं, और एक बहुत ही बेसिक जो आपने 12th लेवल पर भी पढ़ा होगा कि जो आपकी जब आपकी इवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम पर जो अर्थ का अर्ली एटमॉस्फेयर था, ठीक है, अर्थ का जो आपका एटमॉस्फेयर था वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं था, वो आपका कैसा था, रिड्यूसिंग था। तो यानी कि वहां पे ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही नहीं थी। तो यानी कि आपको ऑक्सीजन पे अगर आप टिक कर रहे हैं तो बेटा आपने, मतलब बायोलॉजी में जो आपका इवोल्यूशन चैप्टर है वो आपने 12th लेवल पर भी ढंग से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपको नहीं छूना है। बाकी सिंपल ये मैंने एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन लगाया है, इसको बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दो आपके साइंटिस्ट थे जो कि बाद में इस एक्सपेरिमेंट को स्टैनले मिलर साहब ने किया था। तो सबसे पहले देख लीजिए, ओपेरिन जो थे वो रसिया के थे, हार्डन जो थे वो इंग्लैंड के थे। प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया था। ये आपके रसियन साइंटिस्ट जो आपके ओपेरिन और हार्डन ने बोला था, ठीक है। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसीडेड बाय द केमिकल इवोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिला। अब यहाँ पर क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि सबसे पहले आपका, अगर आप इवोल्यूशन के क्रम में जाओगे तो पहले आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, उनके बाद जो था वो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। द कंडीशन ऑफ द अर्थ वर हाई टेम्परेचर, भाई जब ऑब्वियस सी बात है
बहुत ज़्यादा ही आपने ये पढ़ा होगा, जियोग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा कि उस समय की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, क्योंकि इतने टेम्परेचर पे कोई भी आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता था। तो इन चीज़ों को डेवलप होने में, इवोल्यूशन होने में बहुत समय लगा। धीरे-धीरे अर्थ का जो टेम्परेचर था बेटा, वो नीचे आया है। पहले क्या था कि बहुत हाई टेम्परेचर था, उसी में ही आपके वोल्केनिक स्टॉर्म्स वगैरह हुए, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ये पॉइंट को मैं हाइलाइट कर देता हूँ नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अपने किसी भी एग्जाम को जब आप देने जाओगे या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि जो अर्ली एटमॉस्फेयर था मेरा, वो कैसा था, मेरा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, जहां पे आपके कौन कौन से गैसेस हो सकते हैं। मीथेन हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। यहाँ पे दो गैस का एनसीईआरटी ने नाम लिया है, तो इसको याद रखिएगा। बट आपका ऑक्सीजन तो नहीं है, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। और आगे भी अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्ली एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस आपकी नहीं थी, तो हम क्या आंसर करेंगे, ऑक्सीजन नहीं थी। अब ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1953। और 1953 एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको तुरंत रिकॉल आना चाहिए। डीएनए के जब आप हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़ेंगे, इसके डिस्कवरी से रिलेटेड भी 1953 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, तो ये भी आपको तुरंत रिकॉल आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके मिलर साहब थे, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मतलब सारी कंडीशन वैसे दिया। तो ही क्रिएटेड, क्या क्या क्रिएट किया, क्योंकि इनको टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन करना था, बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। हाई टेम्परेचर इनको मेंटेन करना था, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रिक करंट वगैरह फ्लो करवाया इन आ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग, जिसमें इन्होंने मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टेम्परेचर चूंकि आपको हाई टेम्परेचर देना था, तो यहाँ पर इसलिए इन्होंने क्या किया है, 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इन्होंने प्रोवाइड कराया है। वही के आसपास का टेम्परेचर यहाँ पे इन्होंने भी प्रोवाइड किया है, 500 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर है बाबू, इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से रिकॉल रखना है कि ये आपका टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए। हाई टेम्परेचर का मतलब 500 डिग्री सेल्सियस या 800 डिग्री सेल्सियस आपको रखना है। और इन्होंने पाया कि ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ, जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ अमाइनो एसिड्स मिले। बाकी एनसीईआरटी को डिटेल में जाके पढ़िएगा, और जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है वहां पे ये मैं आपको होमवर्क देख रहा हूं कि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो कौन से अमाइनो एसिड इनके बने। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं डिफिनेट अच्छे तरीके से, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो कौन से 3 अमाइनो एसिड इनको मिले, ठीक है। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोगों ने और भी किया, जिसमें उनको सुगर्स मिले, नाइट्रोजन बेसेस मिला, पिगमेंट्स, फैट, ये सारी चीजें मिलते गया। Analysis of meteorite content also received similar compound indicating that similar process। तो कुल मिला के जितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, सब लोगों से यही प्राप्त जो आपका कह सकते हैं कि फाइनल जो आपका आउटकम मिला, वो यही आया कि केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड विद दिस लिमिटेड एविडेंस। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजुगेटेड स्टोरी जो था, वो केमिकल इवोल्यूशन जो था, वो पहले उसको कम एक्सेप्ट किया जा रहा था, बट चूंकि इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये क्लियर हो गया कि जो आपका एक्सपेरिमेंट जो इवोल्यूशन हुआ है, वो आपका धीरे धीरे जो हुआ है वो केमिकली इवोल्यूट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, अगर इतनी कहानी भी अगर आपको नहीं याद हो रही है, तो बस इतना याद रखना कि ये कैसा एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड डाला था, क्योंकि इनको हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर इलेक्ट्रोड से इन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क वाली कंडीशन को जनरेट कराया, ठीक है। स्पार्क डिस्चार्ज यहाँ पे हुआ। कितनी गैसेस यहाँ पे थी, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे वाटर बॉइल्ड हो रहा था, यहाँ पे वैक्यूम पंप था, वाटर अंदर जाने की ये सारी व्यवस्था थी। तो ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपका मिलर साहब के एक्सपेरिमेंट का। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप जल्दी से बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जब आपने सारी चीजों को जब आपने यहाँ पे देखा, तो आपने कौन चीज, एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था जिसको आपने डालना भूल गए हैं, तो वो आपका जो है वो आपका वाटर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो वाटर बनेगा। और सीएसआईआर में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में मिलते हैं बेटा, तो आपको बहुत अच्छे से करके आना है, इनको छोड़ना नहीं है। और जो भी आप पढ़ाई करिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बायोलॉजी चाहे आप 9 से जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हाई लेवल तक आप जाते हैं, उस पे इंक्रीमेंट होता जाता है, लेकिन जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या किसी भी चीज का, वो बदलता नहीं है। तो ये आपके लिए एक आई ओपनर रहा कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी को इनहेंस कर सकते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे और अपनी चीजों को जनरेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे समझ लिया। बाकी एनसीईआरटी में जाओगे तो और भी एक्सप्लेनेशंस आपको इसके रिगार्डिंग मिल जाएगा। अभी तो जो इंपॉर्टेंट था उसी चीजों को मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे कहानी आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन जो कि मैंने सेल सिग्नलिंग अपने चैनल पे ऑलरेडी कवर करके रखा है, तो उसी के रिगार्डिंग एक 4 नंबर में आपको और क्वेश्चन देखने को मिला था, तो उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैंने पढ़ाया है। फॉर्म अ लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द सेल सरफेस रिसेप्टर होता है, जिसपे लिगेंड आके बाइंड करता है, चाहे वो प्रोटीन हो सकता है या पेप्टाइड हो सकता है। तो आपको रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है बेटा वो गलत है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसा कि अगर मैं बहुत ही बेसिक में शॉर्ट में आपको सेल सिग्नलिंग दिखाना चाहूँ, तो होता क्या है कि आपका मान लीजिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कोई आपका मॉलिक्यूल होगा, सिग्नलिंग इस तरीके से मान लो, तो ये आपका आरटीके है, सपोज दैट रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है। यहाँ पे जो इसका टारगेट मॉलिक्यूल होगा वो आके समझ लो यहाँ पे बाइंड करेगा। बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके मोनोमर के फॉर्म में होते हैं, अलग-अलग पड़े होते हैं। जैसे ही यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है, वो यहाँ पे डाइमर का फॉर्मेशन होता है। ये सारी स्टेप्स मैंने पढ़ा रखे हैं, अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो सेल सिग्नलिंग वाले लेक्चर्स को जाके वापस से रिकॉल करिए और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके 2 बेसिक स्टेप होते हैं, उसके बाद ये अपने डाउन रेगुलेट जो आपके प्रोसेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है या जो भी इनके प्रोटीन्स हैं, उनको क्या करते हैं, ये आपके एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे अब आप इतनी कहानी के बाद अब आप स्टेटमेंट पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो कह रहा है कि ऑल रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज आर द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है, लिपिड की बाइलेयर के बीच में से होते हुए जाते हैं, तो हम इनको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे। जिनके पास एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल के बाहर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही बात यहाँ पे कही जा रही है कि सेल के बाहर एक लिगेंड बाइंडिंग साइट होगा और एक आपका साइटोसोलिक डोमेन होगा। बिल्कुल सही बात है, तो मैं इस स्टेटमेंट को मैं क्या कहूंगा, मैं ट्रू मानूंगा। इसके बाद बाइंडिंग ऑफ द लिगेंड कॉज मोस्ट आरटीके टू डाइमराइज। बिल्कुल सही बात है, जितने भी आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जब बाइंड करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो डाइमर बनाते हैं, मतलब वो आपस में जुड़ जाते हैं। पहले वो मोनोमर के फॉर्म में होते हैं, फिर वो डाइमर बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इनका फॉस्फोराइलेशन होता है। अब कह रहा है कि एक आपकी साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज है जो फॉस्फोराइलेट करती है डिस्टिंक्ट सेट ऑफ द टायरोसिन रेसिड्यू इन द साइटोसोलिक डोमेन ऑफ द डाइमर। अब यहीं पर इन्होंने गलत कर दिया है, और जब आप मेरा लेक्चर देखोगे ना बेटा, तो मैंने वहां पे आपको क्लियरली मेंशन किया है कि आपके 2 तरीके के काइनेज होते हैं। एक तो आपका ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है और एक आपका नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है, जिसमें आपके दूसरी वाली कहानी जो कि आपके साइटोकाइंस वगैरह सिग्नलिंग को फॉलो करते हैं। तो होता क्या है कि इसमें नाम से स्पष्ट है कि जो आपका रिसेप्टर है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, यानी कि जो आपका रिसेप्टर है उसी में काइनेज की एक्टिविटी लगी हुई है। यानी कि जैसे कि कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बेटा यहाँ पे बाइंड करेगा, ये आपका डाइमर का फॉर्मेशन करेगा और इसके पास खुद के पास एबिलिटी है कि ये अपने जहां पे टायरोसिन के मॉलिक्यूल हैं उनको ये फॉस्फोराइलेट कर दे। समझ रहे हैं? लेकिन जब आप नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज बेटा पढ़ते हो, तो वहां पर क्या होता है कि वो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सारी इसी तरीके से चलेंगी। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब आपका डाइमर का फॉर्मेशन होता है, तो वो अपने टायरोसिन के रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट करने की एबिलिटी नहीं रखता है। बहुत ध्यान से सुनना, नहीं होगा तो एक बार वीडियो को पीछे से जाके एक बार 2-4 सेकंड पीछे कर लेना, 5 सेकंड, 10 सेकंड। लेकिन इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझ लो बेटा, बहुत काम आने वाला है। तो जो आपके नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब आपका डाइमर का फॉर्मेशन होता है, तो जो आपके टायरोसिन रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट कराना है, वो एबिलिटी उसके पास नहीं है। तो इसको एक हेल्पर कह सकते हो कि एक हेल्पर की आवश्यकता होती है, और वो हेल्पर जो होते हैं वो आपके मतलब कह सकते हैं कि एक साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज जो होते हैं, कुछ आपके डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं। उसी में ही आप पढ़ते हो जैक स्टैट पाथवे। जब आप डिटेल में जाओगे तो वहां पर ये जैक स्टैट की स्टोरी आती है, जो जैक काइनेज होते हैं जो टायरोसिन को फॉस्फोराइलेट करते हैं, और फिर उसके बाद स्टैट वाली स्टोरी आती है। मतलब इस तरीके से एक पूरी कहानी बनती है। तो यानी कि इस केस में ये स्टेटमेंट जो होगा बेटा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद एडाप्टर प्रोटीन एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द सिग्नलिंग पाथवे। बिल्कुल सही बात है, बाइंड टू द डिफरेंट फॉस्फोटायरोसिन रेसिड्यू वाया कंजर्व्ड पॉलीपेप्टाइड डोमेन कार्ड एचएस2 डोमेन। तो ये आप थोड़ा सा भी डिटेल में जब जाओगे, जब आप रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पढ़ोगे, तो वहीं पर आपको रैस मैप काइनेज पाथवे जब आप पढ़ोगे, तो उस फिगर को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जब ये डाउन स्ट्रीम जाते हैं, तो इनके भी एक आपके कह सकते हैं कि एडाप्टर प्रोटीन और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एक डिफरेंट
फास्फोटायरोसिन रेसिड्यू को फास्फोराइलेट करते हैं बाय द कंजर्व्ड एसएस2 डोमेन होता है, मतलब उस पे बाइंड वाइंड करके ये कहानी बनती है। बाकी अगर आप सिंपल सा इसको फिगर देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपके लॉडिस का डायग्राम है, बहुत ही सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है। इसीलिए कहता हूं कि बड़ी बड़ी बुक्स को पढ़िए, क्योंकि ये इमेज आप देखोगे अपने, मतलब एक बार केवल देखने की आवश्यकता है, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि ये आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है जब इसके पास लिगेंड बाइंड नहीं किया है। अब इसमें होता क्या है, एक आपका लिगेंड बाइंडिंग रीजन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसीलिए चूंकि यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन जितने भी मोस्टली होते हैं वो आपके अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में वो जाते हैं, ये भी कहानी हमको पता है। यहाँ पे आपका एक्टिवेशन लूप है और ये आपका अभी टायरोसिन एक्टिव नहीं है। जैसे ही लिगेंड यहाँ पे आया बेटा, बाइंड किया, फास्फोराइलेशन हुआ, फास्फोराइलेशन हुआ तो एक्टिव प्रोटीन टायरोसिन काइनेज हो गए, टायरोसिन का फास्फोराइलेशन हो गया। बाकी क्या हुआ, डाइमर के फॉर्म में आ गए, अभी ये दूर दूर थे, अब ये करीब करीब आ गए। ठीक है, फास्फोराइलेट हो गया, ऑफ द एक्टिवेशन लूप और टायरोसिन का जो यहाँ पे एक्टिवेशन लूप पे टायरोसिन मॉलिक्यूल था उसका फास्फोराइलेट हो गया। इसके बाद इसी मॉलिक्यूल ने क्या किया, और जितने भी यहाँ पे टायरोसिन के मॉलिक्यूल लगे हुए थे उनको क्या कर दिया है, फास्फोराइलेट कर दिया है। और ये करने की क्षमता के लिए इसको किसी और हेल्पर की आवश्यकता नहीं है, किसी साथी की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं अपना ये सारा कार्य जो है वो कर लेगा। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई। बाकी थोड़ा सा अगर आप डिटेल में जाओगे, मैंने अभी वो इमेज नहीं लगाया है, ठीक है, तो जो आपका ये फोर्थ पॉइंट है वो भी आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा कि वहां पे आपका एसएस2 डोमेन जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका वहां पे प्ले करता है, राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट हो गया, तो यानी कि जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका थर्ड हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर करने चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, कमांड बनाइए, सेल सिग्नलिंग जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द फॉलोइंग द डाइसल्फाइड बॉन्ड कंटेनिंग, आपका जो पेप्टाइड है, मतलब एक आपका पेप्टाइड है उसमें डाइसल्फाइड का लिंकेज भी है जिसको डाइजेस्ट किया गया है ट्रिप्सिन के साथ। अब आपको मैंने जितना भी मैंने, अगर आप मेरे साथ, अगर आपने डीबीटी के वीडियोस जब आप देखे होंगे तो वहां पे मैंने यहाँ पे डीबीटी का ये एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके डीबीटी जेआरएफ में बहुत पूछे जाते हैं, उनका ये बहुत ही फेवरेट पार्ट है कि किससे किसको कट मारना है, कितने फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। तो एक बार सीएसआईआर ने भी 2020 में ऐसा क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा जटिल बना के पूछा है, तो कैसे इसको सॉल्व करोगे इसको समझ लो कि हाउ मेनी पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले जब आप ट्रिप्सिन की बात करते हैं तो आपको जैसे ही आपका ट्रिप्सिन का नाम आएगा, मैंने आपको रटवाया था कि ट्रिप्सिन को हमेशा मुझे कैसे पढ़ना है, सिन सिन सिन, याद कर लो बेटा, याद आया, सिन यानी कि सी का आपको उच्चारण करना है। तो यानी कि जो ट्रिप्सिन आपका मॉलिक्यूल होता है ये आपका सी टर्मिनल से कट मारता है। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि प्रोटीन की जब भी आप बात करते हो तो वहां पे एन टर्मिनल होता है, सी टर्मिनल होता है, बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो एन टर्मिनल से कट मारते हैं, लेकिन जो आपका ट्रिप्सिन जो होता है वो आपका किधर से कट मारेगा, वो आपका सी टर्मिनल से कट मारेगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रही है बात? अगर नहीं समझ में आ रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, एक सेकेंड वेट करिए, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आपको, 2 पॉइंट्स आपको जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको पता होना चाहिए था। तो पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए था कि ये आपका सी टर्मिनल से कट मारेगा, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो मुझे पता होना चाहिए कि ये कौन से अमाइनो एसिड को कट मारेगा। तो बेसिकली ये आपके बेसिक अमाइनो एसिड को कट मारता है। और बेसिक जो होते हैं वो हमारे पास दो ही अमाइनो एसिड हैं, एक आपका लाइसिन आता है, ठीक है, और एक आपका बेटा आता है आर्जिनिन। अगर आपको याद करने में समस्या है तो चूंकि आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, कहो हाँ, जेआरएफ करने के बाद आप किसी साइंटिस्ट को ज्वाइन करोगे, साइंटिस्ट का क्या होगा, लैब होगा, ठीक है। तो अगर आप लैब भी याद कर लेते हो तो भी आपका कहानी बन जाएगा, यानी कि आप बी से बेसिक कर लीजिएगा, एल से लाइसिन कर लीजिएगा, ए से आर्जिनिन कर लीजिएगा। अब जो तीसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए बेटा, वो आपको ये पता होना चाहिए कि सारे अमाइनो एसिड का वन अल्फाबेट सिंबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप मास्टर्स लेवल पे आ गए हैं। तो ये चीज, हालांकि ये अल्फाबेट, वन अल्फाबेट आपको 12th लेवल पर भी बताया जाता है, बट यहाँ पर अब आपकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती है कि आप इन चीजों को इस तरीके से डील करेंगे। तो जो आपका अर्जिनिन का वन अल्फाबेट सिंबल होता है, अगर आपने इन सब चीजों को नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा होगा तो नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा, ए से है तो इसका सिंबल ए होगा, एल से है तो इसका सिंबल एल होगा, बट ऐसा नहीं है बेटा। अर्जिनिन का सिंबल जो होता है वन अल्फाबेट सिंबल आर होता है, और लाइसिन का जो होता है वो आपका के होता है। कहानी समझ में आ गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कंफ्यूज करेंगे तो चूंकि एल अल्फाबेट से आपके दो अमाइनो एसिड हैं, लाइसिन और ल्यूसीन, ठीक है, तो कंफ्यूजन में मत आइएगा। ए से आपके एस्पार्टिक एसिड है, एलानिन है, बहुत सारे हैं, तो इसी वजह से नॉमेनक्लेचर में इनको
डिफरेंट अल्फाबेट्स जो हैं वो आपके अलॉट किए गए हैं। अब यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे मुझे बताइए कितने फ्रेगमेंट्स आपको मिलेंगे। तो सबसे पहली बात है, मैं क्या करूं, मैं इधर से देखना स्टार्ट कर दूं और इधर से मैं कट मारना शुरू कर दूं। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे मुझे के अल्फाबेट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ से कट मार दूं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपका ये प्रोटीन है ये आपका एन टू सी टर्मिनल इधर से है। ऐसे ही तो मानोगे, तो एन टर्मिनल से तो ये कट नहीं मारेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से इन चीजों को समझना है कि ये आपका एन टर्मिनल का कट यहाँ से तो नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आपको जो कट मारने की पोजीशन जो आपको आइडेंटिफाई करानी है वो आपको इस साइड से करानी है। तो जब आप इस साइड से जाओगे तो आपको सबसे पहला आर अर्जिनिन आपको यहाँ से मिलेगा। तो पहला कट आपका यहाँ पे पड़ेगा, जिससे ये फ्रेगमेंट आपको अलग मिल जाएगा। कहिए हाँ, तो मुझे कितने फ्रेगमेंट मिल गए, एक फ्रेगमेंट मिल गया। ठीक है, अब यहां से ये हुआ, तो चूंकि जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो ग्लाइसिन जो है ये आपका यहां पर मौजूद है चूंकि, लेकिन ये क्या है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से प्रोटेक्टेड है। तो आप इस पे कट नहीं मार सकते हैं, तो यहां से ये होता हुआ निकल जाएगा। दूसरा कट जो यहाँ पे ये मारने का प्रयास करेगा, ये यहाँ पे मारेगा आर पोजीशन पे, यहाँ पे इसको वापस से मिलेगा और एक कट यहाँ पे ये अपना मारेगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यानी कि अब ये चूंकि यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो इतना फ्रेगमेंट ये एक साथ निकल आएगा। ठीक है, ये आपका एक फ्रेगमेंट हो जाएगा, ये आपका एक फ्रेगमेंट हो जाएगा और ये आपका एक फ्रेगमेंट हो जाएगा। तो यानी कि कितने फ्रेगमेंट हो गए, 1+1+1, यानी कि 3 फ्रेगमेंट आपको इस मॉलिक्यूल से देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो कि आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, थोड़ी सी गलती करोगे तो आपको 4-5 फ्रेगमेंट भी आपको नजर आएंगे, लेकिन जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा वो 3 फ्रेगमेंट निकल आएगा। किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करके सॉल्व करोगे वो मैंने आपको बता दिया। डाइसल्फाइड का लिंकेज जुड़ा हुआ है, तो लाइसिन अर्जिनिन उसको कट नहीं, सॉरी, आपका जो ट्रिप्सिन है वो उसको कट नहीं मार पाएगा। तो कहानी यहां से स्टार्ट होगी, एक फ्रेगमेंट आपको यहां मिलेगा, एक यहां पे कट मारेगा, तो ये आपका एक फ्रेगमेंट और हो गया। और इतना सारा मॉलिक्यूल जो है वो आपका एक फ्रेगमेंट और बनाए रहेगा। बाकी अगर मैं इसको सुंदर सा, अगर मैं एक बार और यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कितने फ्रेगमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो उसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। एक कट यहाँ पे मिला, एक फ्रेगमेंट ये हो गया। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलम से हाईलाइट कर देता हूँ। इतना फ्रेगमेंट जो कि डाइसल्फाइड से लिंक है ये अलग रहेगा, और ये यहाँ से ऐसे रीड करते आएगा, काट तो नहीं पाएगा, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक कट मार देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं इसको डिफरेंट कलम से हाईलाइट कर दूं तो ये आपका एक, दो और ये आपका 3 फ्रेगमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस कोर्स सब इनहेंस रहेगा। बाकी थोड़ी सी, जिस तरीके से आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो रेगुलर वीडियोस को फॉलो करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक यहाँ पे आपको दिया गया है, वहां पे आप अपनी कोई भी बात हमसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे, आप अपनी रफ्तार अच्छे से पकड़े रहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मैं अभी थोड़े से अपने चीजों में लगा हुआ हूं, तो मैं बहुत ज्यादा आपकी, मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता हूं, बट हाँ, मेरा जितना मेरे पास टाइम है वो सारी चीजें आपके लिए डेडिकेटेड है, ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है। आपको एक पॉजिटिव गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरीके से आप इस चैनल को मेक श्योर करिए कि आपने इस चैनल को ज्वाइन कर रखा है। बाकी कहीं पर अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारे लक्ष्य जेआरएफ चैनल पे बता सकते हैं, वहां पे मैं सीधे आपको आपके बातों का उत्तर दूंगा। बाकी कहीं पर कोई समस्या है तो उसको बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी